नमस्कार। पीजीएलसी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के बारे में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संदर्भ में। जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें, उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक रहेगा। देखिए, मजदूरी हमेशा से ही श्रमिक वर्ग के लिए, कमेरे वर्ग के लिए जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो घटक है वो रहा है। वर्किंग कंडीशंस से भी बढ़ के, सोशल सिक्योरिटी से भी बढ़ के, सबसे पहला जो मूल जो बेसिक जो तत्व जिसने वैश्विक रूप से जो कमेरा वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, उसको प्रभावित किया, वो पहला जो अवयव है, जो पहला जो एलिमेंट है, वो है वेज, मजदूरी। ये हमेशा से ही नियोजक और कर्मकार, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में एक कशमकश की स्थिति रहती है कि नियोजक हमेशा मजदूरी को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में विचार करता रहा है, आदिकाल से ही, शुरू से ही। ये सबसे सामान्य तरीका माना जाता है। देखिए, जो फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो तो फिक्स हैं ही। जैसे कोई दुकानदार, उसने अपनी शॉप किराए पे ले रखी, तो जो किराया है वो तो फिक्स है ही। किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, किराए की जमीन है, तो वो तो फिक्स है। तो इसी तरह से यदि कोई उद्योगपति है तो उसके जो फिक्स जो एक्सपेंसेस हैं वो तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं उनकी लागत को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मजदूरी तय होती आई शुरू से ही। भारत एक बड़ा देश है और इसमें बेरोजगारी का आलम ये रहा शुरू से लेके और अभी तक कि डिमांड एंड सप्लाई के व्याप के ऊपर वेज को तय किया जाता है। तो जो ही मजदूरी डिमांड सप्लाई के व्याप के ऊपर तय की जाती रही, तो जो एम्प्लॉयर था वो ये कि भाई जितनी कम मजदूरी दी जाए उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी जाए। तो उससे होता क्या था कि जो दबा कुचला जो वर्ग था वो और ज़्यादा गरीब होता चला गया। तो कहीं ना कहीं जो ही एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ने जन्म लिया कालांतर में धीरे धीरे, तो उसको जरूरी हो गया था एक लोक कल्याणकारी राज के लिए कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको उसका हक मिले, और उसको उसका हक मिले इसके लिए जरूरी था कि उचित काम के लिए उचित दाम। और यही कारण था कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो डीपीएसपी में इन सब मुद्दों को शामिल किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया। और उसके अंदर जो बात रखी गई वो ये भी थी कि भाई लिविंग वेज में निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी की बात की गई जो सबसे उच्च स्तर की मानी जाती है। वर्किंग कंडीशंस की बात की, मैटरनिटी प्रोविजंस की बात की, श्रमिकों के संघ की बात की, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की, स्त्री और पुरुष के लिए काम की बात की। तो सबको काम मिले और समान काम के लिए समान दाम मिले, उचित मजदूरी मिले, ये सब निर्वाह मजदूरी मिले, ये सब एक वेलफेयर स्टेट का बेस माना गया है। तो इसीलिए जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई इसके 3 चरण थे मजदूरी के संदर्भ में। सबसे पहला जो था, जो शुरुआती जो दौर था औद्योगिकरण का, उसमें लेसिस फेयर की स्थिति थी, यथास्थितिवाद जिसको आप कह सकते हैं, कि वो डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित था कि भाई जितनी डिमांड उसी के हिसाब से सप्लाई होगी और उसी के हिसाब से कीमत तय होगी श्रम की। फिर उसके बाद सोशल बार्गेनिंग ने
स्थान लिया। सोशल बार्गेनिंग के अंदर क्या था कि धीरे धीरे संगठन बनना चालू हुआ, और जब संगठन बनने लगा तो ट्रेड यूनियन ने जन्म लिया, और ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं बीच में बार्गेनिंग की भूमिका के लिए सामने है। तो दूसरी स्थिति थी वो सोशल बार्गेनिंग। तीसरी स्थिति आई वेलफेयर स्टेट की, जहाँ पे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारों ने अपना हस्तक्षेप चालू किया न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में। तो जो कि वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव हुए, कहाँ से लेसिस फेयर से वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव हुए, तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग की स्थिति आ गई, सामूहिक सौदेकारी की। तो लेसिस फेयर टू वेलफेयर स्टेट मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जरूरी था। अब तो सरकार खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नियोजन है, हर स्थान पे सरकार तो खुद ही अपने आप में उद्योगपति की सरकार की तो रूप ही अब बहुत हो गए। तो जहाँ पे सरकार खुद एक नियोजक होती है, कितनी सरकारी कंपनीज हैं, कितने सरकारी ऑफिस हैं, ये सरकार खुद इतना अपने आप में कितना बड़ा उद्योगपति की भूमिका में भी है कहीं कहीं। तो जरूरी था कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के लिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि सरकारी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं पे आए। तो जब जो ही सरकारी हस्तक्षेप आया तो फिर उससे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और इस तरह के जो अधिनियम थे उनको अधिनियमित किया गया। अब जहाँ तक इस अधिनियम की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये कि इस अधिनियम में जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर था, जो असंगठित था, उनके लिए एक शील्ड का काम किया, उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम किया कि भाई जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग जिनकी कॉमन बार्गेनिंग पावर भी बहुत कम है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर वो कम कीमत के ऊपर, कम मजदूरी के ऊपर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ग को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित वर्ग के ऊपर लागू होता है, क्योंकि उनमें सामूहिक सौदेकारी की कलेक्टिव बार्गेनिंग की स्थिति या शक्ति नहीं होती। इसके बाद जहाँ तक इसमें ये है कि भाई मजदूरी की जो दरें हैं वो कितने, तो उसमें मिनिमम टाइम रेट है, मिनिमम प्राइस रेट है, ओवर टाइम रेट है, गारंटी टाइम रेट है। फिर उसमें ये बात की गई कि जो दरों के बारे में तो मैंने कि भाई मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम ओवर टाइम रेट, गारंटी टाइम रेट, ये सब है। तो उसके साथ इसमें ये था कि भाई जो सरकार है वो अलग अलग अनुसूचित नियोजनों के लिए बना सकती है, उसी अनुसूचित नियोजन के लिए अलग अलग स्थानों के लिए बना सकती है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए दरें नियत कर सकती है, वयस्क कुमार बालक के संदर्भ के अंदर तय कर सकती है। जहाँ तक अवधि की बात है तो उसमें ये था कि भाई घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, या फिर एक और लंबी अवधि के लिए दरें तय की जा सकती हैं। हाँ, इसमें साप्ताहिक जो दर का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की बात की गई कि भाई जब जो ही महंगाई बढ़ती है तो जो परिवर्तनशील जो महंगाई भत्ता रहता है उसके हिसाब से मजदूरी की दरें हैं वो भी रिवाइज होती रहें, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उनको रिवाइज करती रहे। तो इसमें अधिनियम में शेड्यूल बना दिए गए कि 1100 1150 के लगभग के जो है वो इतने जो एम्प्लॉयमेंट हैं, इतने जो उद्योग हैं वो स्टेट के पास चले गए, कुछ एक 47-48 के लगभग हाल फिलहाल सेंटर के पास रहे कि भाई सेंटर जो शेड्यूल में आते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और जो राज्यों के संदर्भ में आ जाते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार। तो वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। तो ये सब करते करते इसके अंदर जो बात जो आती है वो सबसे पहले ये आती है कि भाई मजदूरी है क्या, कि वेज है क्या। अधिनियम का जो सेक्शन 2H है, 2J है, मजदूरी 2J, मजदूरी 2J। जो 2H है
ये विधि प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर के अंदर 2H कॉन्ट्रैक्ट का सबसे फेमस सेक्शन समझा जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया कि भाई 2H के अंदर परिभाषा है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, आप सभी को याद रहा होगा। फिर उसमें यह था कि भाई एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट में तो कि भाई एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज प्रोमिस। तो फिर उसमें यह था कि प्रोमिस क्या है, तो प्रपोजल मैंने एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस, तो जो ही प्रपोजल आता है एक्सेप्ट होता है। तो ये सब कुछ करते करते मैं आपको याद इसलिए दिलवाना चाह रहा हूँ कि आप 2H को पकड़ जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में 2H आपके याद था, तो मिनिमम वेज एक्ट में आप 2H याद रखें। ये है क्या, मजदूरी की परिभाषा कि व्हाट इज वेज। तो देखिए, मजदूरी से अभिप्राय ऐसे पारिश्रमिक से है, मजदूरी से अभिप्राय ऐसे पारिश्रमिक से है जिसे धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ऐसा रेम्यूनरेशन जिसको आप मनी के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मजदूरी से अभिप्राय ऐसे पारिश्रमिक से है जिसे धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, और नियोजन के निर्बंधन यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पष्ट या अभिव्यक्त रूप से पूर्ण होने पे, यानी कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड कैसे भी रूप में पूर्ण होने पे एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में देय होता है, यानी कि जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर देता है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, तो उसको उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर उसके द्वारा संपादित कार्य के लिए उसको दिया जाता है। तो क्या है मजदूरी, क्या है, एक पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन। किसके रूप में, धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कब दिया जाता है, जबकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली पूरी कर दी जाए, स्पष्ट रूप से या अभिव्यक्त रूप से। और इसमें मकान भाड़ा शामिल है, हाउस रेंट अलाउंस इसमें शामिल है, HRA इसमें शामिल है। इसमें शामिल क्या क्या नहीं है, इसमें शामिल क्या क्या नहीं है, इसमें शामिल क्या क्या नहीं है, तो इसमें कुछ एक जो चीज़ें हैं वो शामिल नहीं मानी गई, जिसमें गृह, आवास, प्रकाश, जल प्रदाय और चिकित्सा परिचर्या का सबसे पहले, तो यानी कि हाउस एकोमोडेशन, गृह आवास, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ पावर, ये जो सप्लाई ऑफ लाइट, और मेडिकल असिस्टेंस या जो मेडिकल जो अटेंडेंस जो होती है, जो मेडिकल असिस्टेंस जो होती है, चिकित्सा परिचर्या आप जिसको कह सकते हैं, उसका मतलब है आवास, प्रकाश, जल प्रदाय और चिकित्सा परिचर्या का पहला इसमें शामिल नहीं रहता। हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ लाइट और मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं पहला। दूसरा इसमें शामिल नहीं रहता कि सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के तहत कोई सुख सुविधा दी जाती है, कोई एम्यूनिटी दी जाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के किसी आदेश के द्वारा, वो शामिल नहीं रहता। तो तीसरा इसमें शामिल नहीं रहता कि जो नियोजक जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है किसमें, या तो किसी सोशल इंश्योरेंस में, SI स्कीम में, या फिर वो देता है पेंशन फंड के अंदर, या फिर प्रोविडेंट फंड, यानी कि PF अकाउंट में, पेंशन में, या स्टेट वो सोशल इंश्योरेंस SI स्कीम में दिया गया जो भुगतान है नियोजक के द्वारा। ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रैवलिंग कंसेशन इसमें शामिल नहीं रहता, ग्रेजुइटी इसके अंदर शामिल नहीं रहती, और स्पेशल एक्सपेंसेस जो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से व्यक्ति को मिलती है। कई बार जो नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ जो वर्क है वो इस प्रकार का होता है कि स्पेशल एक्सपेंसेस जो प्रोवाइड की जाती है वो इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें हाउस रेंट अलाउंस शामिल होता है, जो एक जो मद है जो इसमें शामिल होता है। इसमें क्या क्या शामिल नहीं रहता, वो ये 4-5 चीजें हैं।
तो मजदूरी एक पारिश्रमिक है जिसे धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली एम्प्लॉयड रूप से पूर्ण होने पे दिया जाता है एक नियोजक के द्वारा अपने नियोजित व्यक्ति को। मकान भाड़ा इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल नहीं है वो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ लाइट, सप्लाई ऑफ और मेडिकल जो असिस्टेंस जो मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेशन, पीएफ, सोशल इंश्योरेंस, एसआई और पेंशन स्कीम क्या, ग्रेजुएटी, स्पेशल अलाउंस इसके अंदर शामिल नहीं, और कोई ऐसी एम्यूनिटी या कोई ऐसी सर्विस जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साधारण या विशेष आदेश से की गई है वो इसमें शामिल नहीं रहती। कहाँ दिया है? सेक्शन 2H में दिया है। जहाँ तक इस अधिनियम की संवैधानिकता की बात आई तो संवैधानिकता का जो ही प्रश्न आया तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई केसेस हैं जो जिसमें खूब जो फेमस केसेस हैं, जैसे केसी राजीवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का है, विजय कॉटन मिल वर्सेस अजमेर राज्य का है, एडवर्ड मिल वर्सेस अजमेर राज्य का है, कमानी मेटल्स एंड एलवाइज लिमिटेड का केस आता है, हाइड्रो परियोजना के कर्मचारियों का केस आता है, यूजी का केस आता है। तो अब मैं वो आपके साथ धीरे धीरे आपको एक एक करके बताता हूँ कि जहाँ तक अधिनियम की संवैधानिकता की जो बात आई उसमें विजय कॉटन मिल वर्सेस अजमेर राज्य, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो मत जो अभिव्यक्त किया वो ये उन्होंने माना कि भाई जो प्ली जो ली गई थी वो ये थी कि भाई ये कहीं ना कहीं जो व्यापार और कारोबार की जो स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19(6) जो प्रोवाइड करता है उसमें हस्तक्षेप है कि भाई एक जब हमें व्यापार और कारोबार की जो स्वतंत्रता है उसमें यदि हम न्यूनतम मजदूरी और ये सब कुछ और इसमें हस्तक्षेप सरकारी होगा तो फिर डिमांड सप्लाई रूल्स और वो उन सब के व्याप के ऊपर उसको चैलेंज किया गया था। तो इन्होंने कहा था कि भाई नहीं ये युक्त निर्बंधन है, तो जो 1906 की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर युक्त चूंकि निर्बंधन लगाया जा सकता है तो विजय कॉटन मिल वर्सेस अजमेर स्टेट के अंदर इसको संवैधानिक घोषित किया गया। फिर था यूनियोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक घोषित किया। हाइड्रो इंजीनियर्स वर्सेस उसके वर्क में, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यही प्ले ली गई कि भाई ये जो मजदूरी यदि डिसाइड सरकार करने लग जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, कारोबार चलाने में जो नियोजक है वो कठिनाई अनुभव करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल एक असंगत प्रश्न मानते हुए कहा कि भाई इस आधार के ऊपर आप अधिनियम को असंवैधानिक नहीं कह सकते। जहाँ तक कमानी मेटल्स का मैंने बात की थी, कमानी मेटल्स एंड एलवाइज वर्सेस वर्क में, उसमें यह था कि भाई आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है, नियोजक की आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज हर हालत में देनी ही, आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं है इसका ये महत्व ही है। टाउन एल्यूमिनियम वर्कर्स वर्सेस वर्कमैन था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये नियोजक का एक विधिक दायित्व है कि वो न्यूनतम मजदूरी हर हालत में प्रदान करे ही करे। केसी राजीवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर भी ये कहा गया कि भाई न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना नियोजक का दायित्व है। ये इन सब केसेस के अंदर ये ही माना गया कि अरबुदा भवन टी कॉरपोरेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी ये कहा गया कि भाई ये तो जीने के लिए बेहद ज़रूरी है न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, मिनिमम वेज प्रोवाइड करना।
तो ये जितने भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाए बगाए बार बार यही कहा है कि भाई न्यूनतम जो मजदूरी है वो तो हर हालत में प्रदान की जाएगी। विधिक दायित्व माना है, नियोजक का विधिक दायित्व माना है, चाहे लाभ हो या ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो, आपको मिनिमम वेज देनी ही पड़ेगी। विजय कोटल मिल अजमेर राज, एडवर्ड मिल अजमेर राज, यूनियोजी केरल स्टेट, इन सब में संवैधानिक घोषित किया। हाइड्रो इंजीनियर्स वर्सेज कर्मकार संवैधानिक घोषित किया। तो यानी कि जो स्थिति जो ये है वो ये है कि भाई जो मिनिमम वेज है वो हर एक नियोजक का एक विधिक दायित्व है, जिसमें उसको अपने द्वारा जो नियोजित जो कर्मकार हैं उनको मिनिमम वेज देनी ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वेज कितनी तरह की होती है। तो उसमें मिनिमम वेज जो न्यूनतम है, उसके बाद लिविंग वेज जो मैक्सिमम है, उसके बीच में फेयर वेज आती है और फिर एक नीड वेज आती है। 4 तरह की है, वो मैं आपसे नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए